हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सेन। सभी विद्यार्थियों का मैं केडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज जो हम बात करेंगे, आपने सुना होगा कार्य, ऊर्जा और शक्ति का नाम सुना होगा, और आपका जो एमपीपीएससी का सिलेबस है उसमें देखा होगा तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति दिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति पे बात करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले कार्य। अब यहाँ पे लिखा हूँ कार्य, तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है वर्क बोला जाता है। तो कार्य की बात करें तो उससे साधारण अनुभव की बात करें, जैसे हम नॉर्मल बातचीत में बात करते हैं कि जो कार्य होता है, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ते भी क्या है, कार्य है। पढ़ा रहा हूँ, ते भी क्या है, कार्य है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो भी क्या है, कार्य है। तो मतलब लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना सब क्या होता है, कार्य होता है। अब हम भौतिकी यानी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में हम कार्य इसको नहीं बोलेंगे। हम फिजिक्स में कार्य उसको बोलते हैं कि जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु पे हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट हो जाए, विस्थापन हो जाए। मतलब यहाँ पे वस्तु कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, इस पर हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाए, मतलब अपने स्थान से हिल के दूसरी जगह चले जाए, तो हम बोलेंगे कार्य। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कॉपी है, इस कॉपी पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद मार्कर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, तो उसको हम बोलते हैं कार्य। तो आई थिंक समझ में आया होगा कि कार्य का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो बल लगाने पर जो भी विस्थापन होता है उसको हम कार्य कहते हैं। तो इस कार्य को ध्यान रखने के लिए दो चीज़ें, सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ बल और यहाँ पे विस्थापन। तो इंग्लिश मीडियम के कुछ स्टूडेंट बैठे होंगे तो उनको बता दूं कि बल को बोला जाता है फोर्स और विस्थापन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी जो परिभाषा बनेगी तो परिभाषा है बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। क्लियर हो गया? इसकी परिभाषा होगी बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है, वर्क कहा जाता है। अब इस वर्क का हम फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, यानी इसका सूत्र। तो वर्क का पहला स्पेलिंग क्या है, डब्ल्यू से स्टार्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यू। अब यहाँ पे लिखा फोर्स यानी बल, तो बल का जो यहाँ पे फोर्स का पहला वर्ड है एफ, यानी एफ लिखेंगे यहाँ पे डी। तो फॉर्मूला बन गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, W = F × D। अब इतना करने के बाद पेपर में जो पूछा जाता है उसकी हम बात करें, तो पेपर में इसका मात्रक पूछा गया, तो हम बात करेंगे यहाँ पे मात्रक, और मात्रक को बोला जाता है यूनिट। हम यूनिट की बात करें तो यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ से बनाता हूँ कि यहाँ पे लिखा फोर्स, और फोर्स का जो मात्रक होता है, हमने पिछली वीडियो में मात्रक वाले वीडियो में हमने यहाँ पे सबका मात्रक कैसे निकालते हैं, किस प्रकार निकालते हैं, सब सिखा दिया हूँ। तो फोर्स का जो मात्रक है यहाँ पे न्यूटन कर देंगे। यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का मात्रक होता है मीटर, तो इस प्रकार इसका मात्रक है न्यूटन × मीटर। बट पेपर में न्यूटन मीटर नहीं आता, पेपर में आता है यहाँ पे न्यूटन, और मीटर का जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसको बोला जाता है जूल। तो ध्यान रखिएगा कि जो जूल होता है तो न्यूटन × मीटर को ही जूल कहते हैं हम। क्लियर हुआ? अगर आपसे कोई पूछा कि जूल क्या है, पेपर में ऐसे दिया जाता है जूल = न्यूटन × मीटर, तो न्यूटन मीटर को ही जूल कहा जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये है SI यूनिट। क्लियर हो गया? अब दूसरी हम बात करते हैं CGS यूनिट। तो यहाँ पे लिखा CGS यूनिट मतलब मात्रक। अब CGS मात्रक जूल है, तो यहाँ पे होता है अर्ग। क्या बोलेंगे? अर्ग। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो कार्य है, जो वर्क है, इस वर्ग का मात्रक है जूल और CGS यूनिट है अर्ग। पेपर में पूछा गया कई बार। अब इतना होने के बाद इसके बीमी सूत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पे है बीमी सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला MLT के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? MLT। मैं करके दिखा देता हूँ। W = F × D मतलब फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा M × A × D, और मास का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला M ही होता है। A मतलब एक्सेलरेशन, त्वरण, और इसका होता है L⁻², और D मतलब डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, और इसके लिए हम क्या करते हैं, L करते हैं। तो इस प्रकार डायमेंशनल फॉर्मूला यानी बीमी सूत्र बना, M लिखा तो M, L कितनी बार, 1 और 1 2 मतलब L⁻² और T⁻²। तो इस प्रकार इसका जो बीमी सूत्र है, इतना बना के नहीं दिखाना, आपको डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए। तो क्या होगा, M L⁻² T⁻², इतना हो गया।
अब इतना होने के बाद एक क्वेश्चन पेपर में और पूछा गया, राशि। राशि मतलब क्वांटिटी, कि यह कौन सी क्वांटिटी, कौन सी राशि है उसकी बात करें। पेपर में सबसे ज़्यादा राशि पूछा गया, क्योंकि यहाँ पे जो 99% बच्चे हैं, स्टूडेंट, बिल्कुल गलत करते हैं। तो यह अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि अदिश राशि कैसे हुआ, स्केलर क्वांटिटी कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे बल सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, तो यहाँ पे सदिश राशि होनी चाहिए। तो यहाँ पे सदिश अदिश का रूल नियम होता है कि जब सदिश और सदिश का गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो हमें अदिश राशि प्राप्त होता है। इस कारण हमें अदिश राशि यहाँ पे प्राप्त हुई। तो क्लियर हो गया होगा कि जो वर्क है, जो कार्य है, तो कार्य कौन सी राशि है, अदिश राशि। तब इसकी जो परिभाषा है, तो परिभाषा ध्यान रखना कि यहाँ पे इसकी जो परिभाषा है, बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, W=F×D होता है। मात्रक होता है इसका जूल, सीजीएस मात्रक होता है आर्ग, बीमी सूत्र होता है mL⁻², T⁻⁻²। राशि की बात करें तो यह अदिश राशि। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद पेपर में पूछा गया है, अगर आप पुराने पेपर उठा कर देखें अगर, तो जूल और आर्ग में रिलेशन पूछा गया, जूल तथा आर्ग में संबंध, रिलेशन बिटवीन जूल एंड आर्ग। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया रिलेशन। तो ये रिलेशन आपको डायरेक्ट याद रखना है, बट यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे आए रिलेशन। तो यहाँ पे जूल की बात है, तो आपको पता है कि जूल किसको बोला जाता है, जूल हम बोलते हैं न्यूटन इंटू मीटर। तो यहाँ पे लिख दिया न्यूटन इंटू मीटर। हमें एक जूल बताना है, तो यहाँ पे 1 जूल = 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब हम बात करते हैं कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। पिछले वाले वीडियो में इसका जो है तो न्यूटन और डाइन में रिलेशन बता चुका हूँ, जिसको नहीं पता तो ध्यान रखिएगा। 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन, ये भी पेपर में पूछा गया है, तो इसलिए न्यूटन के स्थान पे रख दिया 10⁵ डाइन। मीटर लिखा है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 100 का मतलब होता है 10⁻² सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 10⁵ है इंटू 10⁻² यहाँ पे 2 है, बिल्कुल बेस सेम है, तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। 5 और 2 कितना होगा, 7, तो यहाँ पे होगा 10⁻7 डाइन इंटू सेंटीमीटर। और डाइन और सेंटीमीटर को हम बोलते हैं अर्ग, तो यहाँ पे लिखेंगे 10⁻7 अर्ग। तो 1 जूल = 10⁻7 अर्ग। तो दोस्तों एक बात क्लियर हुई कि जूल और अर्ग में रिलेशन पूछा जाए तो ये सब करके नहीं दिखाना, मैं यहाँ पे करके दिखाया हूँ। तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि जूल और अर्ग में तो 1 जूल = 10⁻7 अर्ग होता है। 1 जूल = कितना होगा, 10⁻7 अर्ग। तो यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो ध्यान रखिएगा। मात्रक दोनों याद हो, जूल और अर्ग, जूल SI, अर्ग CGS। बीमी सूत्र mL⁻² T⁻⁻²। क्वांटिटी राशि अदिश राशि। 1 जूल = 10⁻7 अर्ग। इस प्रकार हमने बात किया कि कार्य के बारे में। अब हम देखेंगे कार्य के प्रकार, यानी कौन कौन से टाइप के कार्य होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एग्जाम्पल देकर पूछ लिया जाता है कि यह धनात्मक कार्य है, ऋणात्मक कार्य है, इस प्रकार पूछा जाता है। तो एक एक की हम बात करेंगे, एक एक पर चर्चा करेंगे। तो अब हेडिंग हमारी है कार्य के प्रकार, यानी वर्क, टाइप ऑफ वर्क, टाइप ऑफ वर्क, कार्य के प्रकार। अब इस कार्य के प्रकार की बात करें तो यहाँ पे प्रकार हम कैसे निकालते हैं, तो इसका एक डायग्राम बना के समझाता हूँ कि यहाँ पे जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया F। अब फोर्स F लगाने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो विस्थापन हुआ, इसके अनुदिश, इसके एलोंग ना होके कुछ एंगल बनाते हुए हुआ। अब यहाँ पे एंगल कौन सा, थीटा, और यहाँ पे D। तीन के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो हम यहाँ से डिसाइड करेंगे कि अगर थीटा की वैल्यू अगर प्लस में है तो हम बोलेंगे धनात्मक कार्य। अगर थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद अगर वैल्यू माइनस में है तो उसको हम नेगेटिव कार्य। और थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद अगर आंसर पूरा 0 हो गया तो हम शून्य कार्य।
इस प्रकार हम कार्य को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो पहला है पॉजिटिव वर्क डन या पॉजिटिव वर्क, धनात्मक कार्य। दूसरी बात करें तो यहाँ पे है नेगेटिव वर्क डन, ऋणात्मक कार्य। और थर्ड बात करें तो उसको बोलते हैं जीरो वर्क डन, शून्य कार्य। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो कार्य है, कार्य कितने प्रकार के, तो हम बताएंगे कार्य यहाँ पे 3 प्रकार का। पहला है पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा है नेगेटिव वर्क डन, थर्ड है जीरो, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। अब एक एक की हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धनात्मक कार्य। जब धनात्मक कार्य की बात करें तो फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूला होता है एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। अब इस थीटा के स्थान पे बात करो, इस थीटा के स्थान पे अगर 0 डिग्री रखते हैं तो थीटा बराबर क्या है 0 डिग्री। और 0 डिग्री मतलब होता है 90 से कम। तो 90 से कम है तो उसको बोला जाता है न्यून कोण। क्या बोला जाता है? न्यून कोण। तो थीटा के स्थान पे 0 डिग्री रखा तो यहाँ पे W है तो W, F है तो F, D है तो D, cos थीटा के स्थान पे 0 और cos 0 की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती 1। तो यहाँ पे W इक्वल टू हो गया F इंटू डी और यहाँ पे 1। तो W इक्वल टू F इंटू डी। F D कैसा है? धनात्मक। तो यहाँ पे लिखेंगे धनात्मक कार्य यानी पॉजिटिव वर्क डन। तो एक बात आपको समझ में आए कि धनात्मक कार्य मतलब यहाँ पे इसकी परिभाषा किस प्रकार निकालना है। तो बता दूँ, F का मतलब बल, D मतलब विस्थापन। बल तथा विस्थापन के बीच का कोण 0 डिग्री हो। फिर से बोल रहा हूँ, बल तथा विस्थापन के बीच का कोण 0 डिग्री हो तो प्राप्त कार्य धनात्मक कार्य होगा। क्लियर हुआ? अब परिभाषा देखने के बाद इसका उदाहरण पूछा जाता है। कैसे? अब धनात्मक मतलब होता है कि वो कहना चाहिए कि हमेशा सक्सेसिव डायरेक्शन में हो, हमेशा आगे बढ़े। ये डस्टर है, इस डस्टर पे फोर्स लगाया तो कहाँ बढ़ा? आगे की ओर, मतलब धनात्मक कार्य। आपने देखा होगा जो कुली है तो कुली सामान लेता है, उठाता है, फिर जैसे सामान चढ़ाता है या लोड करता है तो इस प्रकार धक्का करता है। तो मतलब बल लगाने के बाद वह कहना चाहिए आगे बढ़े, आगे बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? पॉजिटिव वर्क यानी धनात्मक कार्य। तो धनात्मक कार्य की परिभाषा क्लियर हो गई। बल तथा विस्थापन के बीच का कोण 0 डिग्री हो, 0 डिग्री हो तो उसको हम धनात्मक कार्य कहते हैं। उदाहरण मैंने कुली वाला बता दिया। और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर बल लगाएं तो आगे बढ़े, पीछे ना आए, आगे बढ़े। तो मतलब समझ में आए कि धनात्मक कार्य की बात करो। तो इस प्रकार धनात्मक कार्य हुआ। अब हम ऋणात्मक कार्य की बात करते हैं। तो सेकंड नंबर पे नेगेटिव वर्क डन, ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य के लिए हमें कुछ भी नहीं अलग से देखना है। जो थीटा के स्थान पे हमने क्या रखा था? 0 डिग्री। तब यहाँ पे थीटा के स्थान पे 180 डिग्री रखना पड़ेगा। कितने डिग्री? 180। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो फॉर्मूला आपको पता है, W इक्वल टू F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। थीटा के स्थान पे कितना रखना है? 180। और थीटा के स्थान पे हमने यहाँ पे F इंटू डी और यहाँ पे रख दिया 180। और कोस 180 डिग्री का जो मान है, जो वैल्यू है पता है -1। तो यहाँ पे F इंटू डी यानी W इक्वल टू क्या होगा? -d। कैसा है? माइनस में, तो मतलब क्या? नेगेटिव, नेगेटिव वर्क डन। तो ऋणात्मक कार्य की परिभाषा देखते हैं, फिर इसके उदाहरण देखते हैं। बल तथा विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री यानी 180 डिग्री हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य होता है। इसका उदाहरण एग्जाम्पल देखता हूँ कि जैसे ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने फेंका ऊपर। कहाँ फेंक रहे हैं? ऊपर। ऑब्जेक्ट कहाँ रहा? नीचे गिरा। मतलब नीचे गिरा तो एक बात डिसाइड हुआ कि जब कोई वस्तु ऊपर फेंक रहे हैं तो वह कहना चाहिए कि ग्रेविटी के कारण कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा। मतलब किसकी बात हो रहा है? नेगेटिव। डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को फेंका ऊपर, तो ऊपर फेंका तो कहना चाहिए ग्रेविटी की वजह से कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। मतलब समझ में आया कि ऋणात्मक कार्य।
क्लियर हुआ? यानी सबसे अच्छा सिंपल है, पत्थर लिया, फेंका ऊपर, कहाँ आ गया? नीचे आ गया, उस लेवल से नीचे चला गया, मतलब निगेटिव यानी माइनस। तो इस प्रकार हमने ऋणात्मक कार्य की बात किया। तो दोनों की परिभाषा क्लियर हुआ, धनात्मक कार्य देख लिया, ऋणात्मक कार्य देखा। अब हमें देखना है शून्य कार्य की बात करें, जीरो वर्गडन। तो अगला नंबर है जीरो वर्गडन यानी ऋणात्मक शून्य कार्य। तो थर्ड नंबर पे शून्य कार्य जीरो वर्गडन। तो जीरो वर्गडन के लिए अलग से कोई ऐसी डिफिनेशन नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे देखिए हमने जीरो उपयोग में ले लिया, फिर 180 ले लिया, बचा क्या? 90। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री। तो इसका जो फॉर्मूला होगा W = F × D × cos थीटा के स्थान पे रखना है 90 डिग्री। तो W = होगा F × D, यहाँ पे 90 रखेंगे तो जीरो होगा, तो पूरा क्या होगा? जीरो। इस प्रकार ये शून्य कार्य हो गया। तो शून्य कार्य की जो परिभाषा है, जीरो वर्गडन की परिभाषा निकल के आई, बल तथा विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो, लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होता है? शून्य कार्य होता है। बोर्ड है, हमने फोर्स लगाया लंबवत, लगाने के बाद इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट, कोई विस्थापन नहीं हो, मतलब शून्य कार्य। मतलब वस्तु में किसी भी प्रकार का कोई विस्थापन ही ना हो, जैसे खड़ा बस उसे हो, ये हो गया शून्य कार्य। तो इस प्रकार हमने जो कार्य है, वर्क है, तो तीन प्रकार देखा। पहला देखा पॉजिटिव वर्गडन, दूसरा हमने देखा नेगेटिव वर्गडन, और जो थर्ड देखा वो जीरो वर्गडन यानी शून्य कार्य। तीनों कार्य देखने के बाद अब हम देखेंगे कि ऊर्जा यानी एनर्जी क्या होती है। अब एनर्जी पे बात करता हूँ, तो देखिए, तो अगला जो टॉपिक है एनर्जी मतलब ऊर्जा की बात कर रहा हूँ। अब इस एनर्जी की परिभाषा होती कार्य करने की क्षमता। यहाँ पे लिखा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ऊर्जा की परिभाषा क्लियर हुई। तो ऊर्जा की जो परिभाषा है, तो क्या लिखा हूँ यहाँ पे? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, मतलब कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। तो सभी व्यक्ति की कार्य करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, सबकी अलग अलग होती है, सबकी डिफरेंट होती, किसी की सेम नहीं होती। तो यहाँ पे डिपेंड करता कार्य के ऊपर, कितना कार्य करता है। तो यहाँ पे इसका जो है जितना होने के बाद यहाँ पे इसका मात्रक पूछा गया, यानी यूनिट पूछा गया। तो यूनिट अलग से बिल्कुल कुछ नहीं बताना। तो यहाँ पे क्या लिखा? वर्क। तो वर्क की यूनिट हमने देखा जूल, तो यहाँ भी होगा जूल। फिर इसके बाद हमने बीमी सूत्र देखा, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका डायमेंशनल वही होगा जो कार्य, क्योंकि यहाँ पे कार्य करने की क्षमता यानी कार्य से निकालना, तो इसका बीमी सूत्र होगा m L⁻², T⁻²। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद राशि की बात करें, तो राशि कार्य से निकालना, तो वहाँ पे कौन सी राशि? अदिश राशि। तो ये भी क्या है? अदिश राशि। तो इस प्रकार हमें समझ में आया कि कार्य की जो परिभाषा है, यानी जो यहाँ पे एनर्जी ऊर्जा की परिभाषा है, तो इसकी परिभाषा निकल के आई कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यूनिट हमने देखा, तो यूनिट यहाँ पे जूल निकल के आया। बीमी सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला देखा, तो यहाँ पे आया m L⁻², T⁻² आया। राशि की बात हुई तो यहाँ पे अदिश राशि। अब इतना होने के बाद अब हम एनर्जी जो है, तो ऊर्जा है, तो उसके हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इसका हम वर्गीकरण की बात करते हैं। तो वर्गीकरण में देखा जाए तो एनर्जी जो है, ऊर्जा बहुत सारी प्रकार की होती है, जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे पाठ्यक्रम में है। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक यांत्रिक ऊर्जा की बात करेंगे, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे, और जो थर्ड पे बात करेंगे तो हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे लिखा ऊर्जा का वर्गीकरण। तो दो प्रकार से हम करेंगे, एक होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। दूसरा जो बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज
ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में कई जगह आपको मिलेगा लिखा हुआ के, पोटेंशियल एनर्जी को लिखा मिलेगा PE। इतना हो गया। अब मैकेनिकल एनर्जी की हमने जैसे बात किया था कि मैकेनिकल एनर्जी भी आता है, तो मैकेनिकल एनर्जी इन्हीं दोनों का योग जो होता है वही होता है मैकेनिकल एनर्जी। तो पेपर जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। एक बात यहाँ पे समझ में आए कि गति के कारण, किसके कारण? गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। तो पहला जो नंबर है वो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी परिभाषा नाम से समझ में आ रहा, काइनेटिक यानी गतिज, यानी गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है K=1/2 mv²। ध्यान रखिएगा, कई बार फॉर्मूला दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि किसका फॉर्मूला है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। यहाँ पे m का मतलब क्या होता है? m का मतलब होता है मास, यानी द्रव्यमान की बात कर रहा है। v पूछा गया तो v का मतलब होता है वेलोसिटी, यानी वेग की बात कर रहा हूँ। और k का मतलब आप सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी। इस प्रकार हमने काइनेटिक एनर्जी देख लिया। अब पोटेंशियल एनर्जी देखना है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है और इसका जो डिफिनेशन है उसकी हम बात करते हैं। तो अगला है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है P=mgh। परिभाषा देखते हैं। पोटेंशियल मतलब जब कोई वस्तु रुकी हुई होती, वस्तु विराम स्थिति में होती या उसकी विशेष आकृति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा खिलौने, चाबी वाले खिलौने। चाबी वाले खिलौने के बारे में देखा होगा, तो यहाँ पे चाबी भरते हैं, तो चाबी भर दिया यानी कहना चाहिए वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। चाबी भरने के बाद देखा होगा कि जो गाड़ी है तो गाड़ी आगे मूव करने लगती है, मतलब वहाँ पे क्या है? काइनेटिक एनर्जी। इतनी बात समझ में आ रही होगी। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जो डैम देखा होगा, बड़े बड़े जो डैम है, तो डैम में पानी स्टोर है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। अब उस पानी को खोला जाए तो पानी का ना तेज़ी से कहाँ निकलता है? बाहर आता है, या फिर जो टरबाइन है उस पर गिरता है। तो जब पानी तेज़ी से गिरता है मतलब वहाँ पे काइनेटिक। अब जब टरबाइन पे गिरा तो टरबाइन क्या करता है? घूमता है, और घूमता है तो उससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस प्रकार बहुत सारी एनर्जी होती है, बट हमें दो प्रकार पढ़ना था, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का हमने देखा फॉर्मूला P= क्या होगा? mgh। अब डायग्राम बना के समझाता हूँ इसको। अब डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे हाइट क्या h है, ऑब्जेक्ट m है। तो अब यहाँ पे वस्तु m है, हाइट h है। तो जब वस्तु नीचे गिरेगा तो वहाँ पे क्या काम करेगा? ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण कहाँ आ रहा है? नीचे। तो इसलिए फॉर्मूला बन गया है कि P=mgh। m का मतलब होता है मास, द्रव्यमान की बात कर रहा है। g मतलब होता है ग्रेविटी, यानी गुरुत्व की बात कर रहा है। और जो गुरुत्व का मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। h मतलब होता है ऊंचाई, यानी हाइट की बात कर रहा है, यानी हाइट की बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देख लिया। दोनों का फॉर्मूला पेपर में ज़्यादा डिटेल नहीं पूछा जाता, इसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, हमने दोनों फॉर्मूले की बात किया। और यहाँ पे बताया कि h का मतलब क्या है, m का मतलब क्या है, g का मतलब क्या है। और जो हमने बांध का एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे गाड़ी में चाबी भरने का एग्जाम्पल दिया। घड़ियों में जो चाबी हम भरते हैं, देखा होगा पुराने ज़माने में जो घड़ी आती थी उसमें चाबी भरते थे, उसके थ्रू चलता था। तो सभी क्या है? पोटेंशियल और काइनेटिक के सब क्या हो गए? उदाहरण हो गए। इतना करने के बाद अब हम सीधा टॉपिक की बात करते हैं, पेपर की बात करते हैं। पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए वो कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखें कुछ यूनिट की बात। आपको पता है 1 जूल होता है 10⁻⁷ अर्ग, सबको पता है। अब एक बार पेपर में जो पूछा गया अर्ग पूछा गया, तो 1 अर्ग कितना होता है? इधर जाएगा तो पावर हो जाएगा 10⁻⁷ जूल। थर्ड जो पेपर में है, पीएससी पेपर उठा के देखें तो जो थर्ड नंबर पूछा गया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? EV मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। फिर हम पीएससी की अगर पेपर देखेंगे, राजस्थान पीएससी, एमपी पीएससी और बाकी छत्तीसगढ़ की जो पीएससी, तो उसमें ये पूछा गया कि 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है। 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.184 जूल, या कुछ जगह इतना ना लिख के यहाँ पे लिखा होता है 4.2 जूल डायरेक्ट मिलता है। फिर यहाँ पे कैलोरी है तो हम बात करेंगे 1 किलो कैलोरी। अब किलो कैलोरी की बात करेंगे तो यहाँ पे 1000 यानी 1000 का गुणा करेंगे, तो 1000 का गुणा करेंगे तो आएगा 4184 जूल। ध्यान रखिएगा। इतना होने के बाद और जो यूनिट पूछा गया उसकी बात कर रहा हूँ। तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, 1 अर्ग इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल, या इसको बोलते हैं 4.2 जूल, 1 किलो कैलोरी इक्वल टू होता है 4184 जूल। ये ध्यान रखिए, पेपर में पूछा गया। अब इसके बाद और पूछा गया वाट घंटा, तो यानी 1 वाट घंटा इक्वल टू कितना होता है 3600। कितना होता है 3600 जूल। अब 3600 करने के बाद एक आखिरी पेपर में पूछा और जाता है 1 किलो वाट घंटा, तो 1 किलो वाट घंटा। तो 1 किलो वाट घंटा का जो यहाँ पे है तो इसको निकाल के देखें, 3600 हो गया, तो इसको निकाल के देखेंगे तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। कैसे आए, किलो बोला मतलब यहाँ पे 1000 का गुणा करेंगे, इसमें 1000 का गुणा करने के बाद पॉइंट में अगर लेंगे तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो इस प्रकार जो हमने लिखा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको अच्छे से नोट करिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है, पेपर में पूछे गए हैं। तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, 1 अर्ग इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल होता है, या इसी को बोलते हैं 4.2 जूल। 1 किलो कैलोरी इक्वल टू होता है 4184 जूल। वाट घंटा की बात करें तो यहाँ पे 3600 जूल होता है, किलो वाट घंटा में यहाँ पे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इतना ध्यान रखना। इतना ध्यान रखने के बाद अब अगले टॉपिक की हम बात करते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, अगर कोई भी पेपर उठा के देखें तो एक क्वेश्चन ज़रूर में एक आया है, जिसको बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो अगला टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। समझ में आया इसके नियम का? इस नियम का मतलब संरक्षण, मतलब ना नष्ट होगा ना उत्पन्न होगा, जैसा मतलब है उसको हम इतना कर सकते हैं कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो इसकी परिभाषा दोबारा बोलता हूँ। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसे बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट विल चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, जो पेपर में कई बार अक्सर पेपर में पूछे गए हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टार्ट करता हूँ सौर सेल। यहाँ पे क्या लिखा, सौर सेल, पेपर में पूछा गया है, उसकी बात करो, जिसको बोलते हैं सोलर सेल। और सोलर सेल में आपने देखा होगा कि छत के जो है तो ऊपर टंगा होता है, तो छत के ऊपर टंगा होता है तो क्या कलेक्ट करता है, प्रकाश, और उस प्रकाश को फिर क्या करता है कि जैसे लाइट वाइट चली जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी में करता है। तो यहाँ से समझ में आना चाहिए सौर मतलब प्रकाश ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश मतलब लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर। तो ध्यान रखिए, पेपर में पूछा गया सौर सेल का काम क्या है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, यानी रूपांतरण देख रहा हूँ।
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना, लिख दे रहा हूँ, परिवर्तन करना। क्लियर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ डायनेमो, पेपर में अक्सर पूछा गया है तो बात कर रहा हूँ डायनेमो। अब ये डायनेमो होता क्या है? डायनेमो देखा होगा कि गांव में अक्सर लाइट वाइट नहीं होती, अगर किसी की शादी होती तो वहाँ पे बोलते हैं जनरेटर मंगा दो, तो उसी जनरेटर को बोलते हैं डायनेमो। अब उस जनरेटर में देखा होगा कि हम पेट्रोल डालते हैं या डीजल डालते हैं या मिट्टी का तेल डालते हैं, डालने के बाद फिर देखा होगा कि ऐसे घुमाते हैं, तो घुमा रहे हैं मतलब कौन सा कार्य? मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी के बाद फिर क्या होता है कि देखा होगा कि जब जनरेटर चालू हुआ तो लाइट आ गई, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। मैकेनिकल मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। पेपर में पूछा गया साफ साफ, डायनेमो का काम क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। फिर अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देख रहा हूँ, यहाँ पे डायनेमो के बाद मोटर की बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल मोटर, विद्युत मोटर की बात कर रहा हूँ। तो देखा होगा कि आपके घरों में जैसे या किसी के घर में देखा होगा कि वो 5th फ्लोर या 6th फ्लोर पे वहाँ पे रह रहा है, तो पानी की समस्या होती है, शॉर्टेज होती है, तो नीचे से पानी नहीं जा पाता, तो क्या करते हैं? मोटर लगाते हैं, तो मोटर के माध्यम से पानी आसानी से ऊपर तक चढ़ जाता है। तो जब हम मोटर चालू करते हैं तो मोटर कैसे? प्लग में फंसाया, बटन चालू किया, मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी मिली, और इलेक्ट्रिसिटी मिलने के बाद वो क्या कर रहा है? घूम रहा है, तो घूमने को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। फिर पानी चढ़ा देगा, जहाँ पानी ले जाना वहाँ ले जाएगा। तो इसी का जस्ट अपोजिट, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। तो यहाँ पे लिखते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। क्लियर हो गया? मोटर का ध्यान रखिए। मोटर के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे माइक्रोफोन, ये भी पेपर में कई बार पूछा गया, अक्सर बच्चे गलत करते हैं, तो हम माइक्रोफोन की बात करें। अभी माइक्रोफोन होता क्या, उसकी बात करते हैं। तो माइक्रोफोन जैसे यहाँ पे देखा होगा कि मैं लगाया हूँ, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ यानी ध्वनि, यानी बोल रहा हूँ यानी साउंड, और साउंड को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ध्वनि ऊर्जा को, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे माइक्रोफोन का होगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। ये किसका काम है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के बाद अब करता हूँ लाउड स्पीकर। और लाउड स्पीकर में देखा होगा कि अगर किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम हो, या फिर गणेश जी रखते हैं या फिर दुर्गा जी रखते हैं, तो खूब शोर शराबा होता है। शोर शराबा होता है मतलब वो क्या करता है, कैसे चलता है? यहाँ पे जो लाइट है उसमें, लाइट में कनेक्ट, उसका जो प्लग है उसमें कनेक्ट लगा देते हैं। लगाने के बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी मिले, और इलेक्ट्रिसिटी के बाद फिर क्या करता है? वो साउंड यानी ध्वनि उत्पन्न करता है। तो इसी का जस्ट अपोजिट होगा, यानी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करना। याद करने की अलग से ज़रूरत नहीं है, इसी का अपोजिट कर दो। यहाँ पे लिखा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण। क्लियर हो गया? तो लाउड स्पीकर का क्या होगा? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करना, ये होता है लाउड स्पीकर का काम। लाउड स्पीकर हो गया। फिर अगला इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सितार। सितार तो देखो होगा, सितार है तो सितार में बहुत सारे कानाची की वायर होते हैं, तार होते हैं, पतले तार, तो तार से ऐसे बजाते हैं, मतलब इस प्रकार काम कर रहे हैं, मतलब मैकेनिकल एनर्जी। और ऐसा करने के बाद देखा होगा उससे साउंड उत्पन्न होता है। तो यानी यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करना, यानी किसका काम है? सितार। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण। अब हमने सितार देख लिया। अब सितार के बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बल्ब का नाम सुना होगा, जो जैसे बल्ब जल रहा है। ट्यूबलाइट का नाम सुना होगा, हीटर, तो उसकी बात कर रहा हूँ। अगला जो नंबर है बल्ब, ट्यूबलाइट। जैसे आपने एक फिल्म देखा होगा ट्यूबलाइट, अभी सलमान खान की आई थी, तो ये बल्ब, ट्यूबलाइट या हीटर। तो बल्ब, ट्यूबलाइट या हीटर आपने देखा होगा कि उसमें बल्ब कैसे जलता है, ट्यूबलाइट कैसे जलती है, हीटर। तो यानी हम लाइट देते हैं, लाइट को बोलते हैं विद्युत ऊर्जा।
विद्युत ऊर्जा हमने दिया, तो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश हुआ, मतलब समझ में आया प्रकाश ऊर्जा। और प्रकाश ऊर्जा के बाद अगर बल्ब को छुएं या हीटर को छुएं या ट्यूबलाइट को छुएं तो थोड़ा गर्मी लगती, गर्मी मतलब ऊष्मा, तो यहाँ पे ऊष्मा ऊर्जा। तो ध्यान रखना है कि जो बल्ब होता है, जो ट्यूबलाइट होती है, जो हीटर होता है, वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसी प्रकार मोमबत्ती का जलना देखा होगा, तो मोमबत्ती क्या करता है कि मोमबत्ती जैसे जलाते हैं तो वहाँ पे देखा होगा कि मोम जैसा होता है, पिघलता है, मतलब रासायनिक क्रिया। तो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, प्रकाश, यानी देखा होगा मोमबत्ती जलाए तो प्रकाश हो गया, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा। और जैसे मोमबत्ती की जो लो को टच करो तो वहाँ पे क्या लगता है, गर्मी, तो समझ में आया रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, ऊष्मा ऊर्जा में। लिख देता हूँ, आखिरी है, मोमबत्ती जलाया तो कौन सी क्रिया हुई, रासायनिक, यहाँ पर लिखा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और प्रकाश से फिर क्या करता है, ऊष्मा। इस प्रकार हमने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिख दिया। बाकी जो कुछ भी है तो वो कहना चाहिए कि अगली वीडियो होगी या फिर जो आपका यहाँ पे टेलीग्राम का ग्रुप बना है उसमें अपलोड कर दिया जाएगा। तो एक बार फिर से रिवाइज करा दूँ। सबसे पहले सौर सेल का काम क्या है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करना। डायनेमो का काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करना। फिर मोटर की बात करें तो मोटर क्या करता है, इसी का अपोजिट है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। माइक्रोफोन का काम क्या है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर इसी का अपोजिट कर दो तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। मतलब दो का जोड़ा बना के अगर देखें तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सितार का काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि में रूपांतरण करना। बल्ब, ट्यूबलाइट या हीटर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता। मोमबत्ती की बात करें तो मोमबत्ती क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में और प्रकाश को क्या करता है, ऊष्मा में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार हमने कुछ कन्वर्जन देखा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। अगर किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल 100% पूछा जाता है अगर ये टॉपिक पेपर में आया तो। इतना होने के बाद अब इस प्रकार हमने देखा, कार्य देख लिया यानी वर्क देख लिया, वर्क के प्रकार देख लिया, फिर हमने एनर्जी यानी ऊर्जा देखा। तो हमने दो प्रकार की एनर्जी देखा, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। इन पर हमने बात किया। बात करने के बाद हमने देखा ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी उसमें भी बता दिए कैसे कन्वर्जन होता है। अब जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है शक्ति। शक्ति मतलब होता है पावर। अब इस शक्ति का जो है तो इसकी जो परिभाषा निकालेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखिए क्या लिखा, कार्य, और यहाँ लिख दिया समय। कार्य को बोलते हैं वर्क और समय को बोलते हैं रेट, टाइम। इस प्रकार इसकी जो परिभाषा निकल के आएगी, कार्य करने की दर, समय को दर बोला जाता है तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति में समय का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर यहाँ पे समय नहीं होगा तो हम शक्ति नहीं कहेंगे। तो शक्ति में समय का रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो पेपर में पूछा गया शक्ति में किसका महत्वपूर्ण रोल होता है, यानी यहाँ पे समय का। तो परिभाषा क्या निकली, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो इस प्रकार हमने पावर देखा। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं, तो P = W/T। कभी कभी ये फॉर्मूला आता है। पेपर में क्या करते हैं कि ये फॉर्मूला कभी कभी देखने को भी नहीं मिलता, चेंज कर देता। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हमें पता है W = होता है F × D, सबको पता है इतना। तो इतना पता तो W के स्थान पे रख देंगे F × D और यहाँ पे T, और D/T यानी आपने पढ़ा होगा विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, D/T के स्थान पे रख देंगे V। तो यहाँ पे बनेगा F × V। तो P = F × V। पेपर में ध्यान रखिए ये फॉर्मूला नहीं आया तो ये वाला फॉर्मूला पूछा जाता है। आजकल ये वाला फॉर्मूला पूछे जाने का ट्रेंड है, पेपर में कई बार देखने को मिला है, तो ध्यान रखिएगा। इतना होने के बाद अब मात्रा की बात करूँगा। तो मात्रा की बात करूँगा तो यहाँ पे W है। W मतलब होता है कार्य की यूनिट होता है जूल, और यहाँ पे समय होता है सेकंड। तो जूल/सेकंड को ध्यान रखिएगा, जो है जूल/सेकंड को बोला जाता है वॉट, क्योंकि जेम्स वॉट नामक साइंटिस्ट ने दिए थे, तब से उनके सम्मान में इसका जो मात्रक है वो है वॉट। तो
पूछा जाए कि शक्ति का जो मात्रक है, जो यूनिट है वो क्या होगा, तो इसका जो मात्रक है, यूनिट है, वो वॉट होगा। बीमी सूत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे जो बीमी सूत्र होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से बनाएंगे, P = W/T। W का हमने देखा है ml⁻², T⁻², और टाइम है, टाइम ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ml⁻², T⁻−3। इस प्रकार हमने बीमी सूत्र देखा। अब राशियों के बारे में पूछा जाता है, तो इसकी जो राशियाँ हैं यानी क्वांटिटी है, सदिश या अदिश है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे अदिश राशि, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हुआ। इस प्रकार हमने देखा शक्ति। शक्ति में फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे P = W/T। यूनिट ध्यान रखिए, पेपर में यूनिट ही पूछा जाता है, तो इसकी यूनिट होती है वॉट। बीमी सूत्र होता है ml⁻², T⁻−3। यहाँ पे राशि पूछा है तो अदिश राशि है। और इसमें किसका रोल होता है महत्वपूर्ण, यानी समय का। एक और पूछा गया है, इंजीनियरिंग फील्ड में एक यूनिट का उपयोग करते हैं 1 HP। 1 HP मतलब होता है 1 हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति = होता है 746 वॉट। पेपर में पूछा गया। तो इस प्रकार हमने शक्ति देखा। तो शक्ति में हमने यहाँ पे इसका फॉर्मूला, मात्रक फॉर्मूला देखा, फिर मात्रक देखा, बीमी सूत्र देखा, राशियाँ देखा, और इसका जो मात्रक होता है यानी 1 हॉर्स पावर = कितना होता है, 746 वॉट। तो इस प्रकार हमने आज की जो क्लास में कार्य, एनर्जी और शक्ति यानी यहाँ पे पावर की बात किया, तो आपको समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे या डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम ग्रेविटी से रिलेटेड बात करेंगे।